नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने जो नोबेल पुरस्कार है उसके बारे में बात कर लिया था। अब चलते हैं इसके आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें, ताकि इसका जो PDF है वो आपको डेली मिलता रहे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो भारत में शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की रिपोर्ट है। 5 अक्टूबर 2021, आप जानते हैं कि जो 5 अक्टूबर का दिन होता है वो विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के दिन जो यूनेस्को है उसने शिक्षा की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? शीर्षक है नो टीचर नो क्लास। क्या है? नो टीचर नो क्लास। तो ये जो रिपोर्ट है ये तीसरा संस्करण है, ये इंडिया के लिए जारी किया गया है। ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, और ध्यान रखना ये जो रिपोर्ट बनाई गई है इसमें इंडिया का ही जो सर्वे किया जाता है ना, जैसे एक तो आप जानते हैं PLFS है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है, और शिक्षा के लिए एक जिला सूचना प्रणाली है। इन डेटा का इस्तेमाल करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमें समझना है। सिंगल टीचर स्कूल्स की बात की गई है कि कुल स्कूलों की तुलना में एकल शिक्षक स्कूलों की संख्या की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सिंगल टीचर स्कूल कहाँ पर हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, तो एकल शिक्षक स्कूलों की संख्या जो है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा और गोवा में सेकेंड नंबर पे आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, इसी रिपोर्ट के आधार पे देखिए, सर्वाधिक महिला शिक्षक वाले अगर राज्य की बात करें या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा महिला शिक्षक वाले मतलब स्कूल संचालित होते हैं। ठीक है, चंडीगढ़। ठीक है, ये UT में आता है। अगर आपसे स्टेट पूछ लिया जाएगा तो वो गोवा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा महिला शिक्षक वाले राज्य अगर पूछा जाएगा तो गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया तो चंडीगढ़, या अगर जो लाइन लिखा होगा उसमें राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश है तब आप फिर भी चंडीगढ़ करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर न्यूनतम महिला शिक्षक वाले राज्य, ऐसे राज्य जहाँ पर जो महिला हैं वो शिक्षक के रूप में बहुत सबसे कम काम करती हैं, तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में केवल जितने भी शिक्षक होते हैं वो केवल 32% ही उसमें महिलाएं हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है असम। अब यहाँ पर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात की गई है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2018-19 में कितना था? 93.03%, जो कि 2019-20 में बढ़ करके कितना हो गया? 102.1% हो गया। ये बताता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में है। ये 2021 का है। 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया। ये संस्था जो वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसके द्वारा मिल करके दो और भी संस्थाएं हैं, लेकिन बस वीपो का जरूर ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये संस्थाएं मिल करके इस सूचकांक को जारी करती हैं। इसमें थीम क्या था या केंद्रीय विषय क्या है? इस बार का जो थीम है वो कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना, ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि इस कोविड-19 में बहुत सारी इनोवेशन भी हुए हैं। जैसे मान लीजिए सैनिटाइजर ही है तो पैर से दबा करके सैनिटाइजर हाथ में लेना, ताकि जो मतलब कि हाथ है वो उसका प्रयोग ना करना पड़े और कोविड का जो प्रसार है उसको रोका जा सके। तो ऐसे बहुत सारी इनोवेशन आपको देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से इसकी थीम भी कुछ लगभग इसी प्रकार की है, कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। ठीक है, इसमें रैंकिंग की बात करते हैं। रैंकिंग में आप देखेंगे तो लगातार 11वें वर्ष स्विट्जरलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर बना है। लगातार 11वें वर्ष स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे बना है। अगर भारत की बात करें तो भारत का 2 अंकों का सुधार हुआ है 2020 की तुलना में। भारत पहले 48th पोजीशन पे था, अब कितने आप पर आ गया? 46 नंबर पे आ चुका है। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान रखना, इसको अगर हम सेंट्रल और सदर्न एशिया की बात करें, मध्य और दक्षिण एशिया की, तो भारत शीर्ष नवाचारी देश है। ठीक है, अगर जब हम इसको मध्य और दक्षिण एशिया में लेंगे तो भारत नंबर 1 पे आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है वो, हाँ, अगर इसमें हम जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्लस्टर हैं उनकी बात करेंगे टॉप 100 में, तो टॉप 100 में बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई ये भी शामिल हैं।
और इसमें अंतिम स्थान पर कौन है, तो अंगोला एक देश है, वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं टाइम 100 सूची के बारे में। 2021 के लिए ये जारी किया गया है, जो टाइम मैगजीन है वो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट जारी करती है। मतलब विश्व के ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है, तो विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी किया है, जो कि अमेरिका की टाइम मैगजीन है उसके द्वारा। अब इसमें देखिएगा, इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। कितने? 3 भारतीयों को शामिल किया गया। ये जो 3 भारतीय हैं कौन कौन हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडार पूनावाला। तो ये 2 लोग हो गए लीडरशिप में, एक तो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो ये लीडरशिप में हो गए। और जो अडार पूनावाला हैं ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने जो अभी इस समय फिलहाल कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है, तो इधर देखिएगा जो अडार पूनावाला हैं उन्हें पायनियर की कैटेगरी में स्थान मिला है। ठीक है, पायनियर का मतलब क्या होता है? अग्रदूत। ये तो 3 लोग जो है वो भारतीय हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लीडर्स की जो मोदी जी और ममता बनर्जी हैं उन्हें लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें देखिए कुछ और भी लोग हैं, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट देख सकते हैं कमला हैरिस और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, इन सबको भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ऑकुस। ऑकुस का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए ऑकुस ये तीनों देशों के नाम है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, इससे मिलकर के बनता है ऑकुस। और एक नाम आपने देखा होगा क्वाड। ठीक है, क्वाड। क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो ये एक चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद है। चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद, उसी का शॉर्ट नेम क्या है? क्वाड है। तो उसी से निकला हुआ एक यहाँ पर वर्ड आप देख रहे होंगे ऑकस। ऑकस में कौन कौन से 3 देश हैं? ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है। ये लोग ये संगठन क्यों बनाया है इन्होंने? तो ये देख सकते हैं 2021 में इस पहल की घोषणा की गई थी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो कि अभी इंडिया आए हुए थे, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो इन लोगों ने सितंबर 2021 में घोषणा किया था। पर्पस क्या था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब क्या होता है? जब आप मैप देखेंगे वर्ल्ड का, तो जो इधर पूरा रसिया, फिर नीचे चाइना, फिलीपींस और इधर, ठीक, और इधर इंडियन ओशियन, इन सबको मिला करके जो बाउंड्री बनती है ना, उसे कहते हैं इंडो पैसिफिक। और इंडो पैसिफिक रीजन में सभी देशों के अपने अलग अलग इंटरेस्ट है। तो वहाँ पर क्या करना? वहाँ पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इंडो पैसिफिक रीजन में। साथ में यहाँ पर ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में एक परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर के भी समझौता हुआ था, जिस वजह से फ्रांस जो था वो नाराज हो गया था, क्योंकि पहले ये समझौता फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। लेकिन अब क्या हुआ? ऑकस जब बना तो उसमें फ्रांस को तो शामिल नहीं किया गया, बावजूद इसके कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में या इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत बड़ा एक भूमिका रखता है। ठीक है, तो फ्रांस थोड़ा सा नाराज हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से भी। और इन जो पनडुब्बियाँ हैं अब वो अमेरिका के तकनीकी के आधार पे ऑस्ट्रेलिया में बनाई जाएंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। ये भी टाइम्स जो मैगजीन है उसी के द्वारा जारी किया जाता है। टाइम्स हायर एजुकेशन या THE, टाइम्स हायर एजुकेशन, इसके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया गया 2 सितंबर 2021 को। ठीक है, नाम है 2022, बाकी जारी किया गया था सितंबर 2021 में। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसमें 99 देशों के लगभग 1662 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। और इसमें 71 हमारे जो भारतीय संस्थान हैं उनको जगह मिली है, जबकि पिछले वर्ष ये केवल 63 भारतीय संस्थानों को ही शामिल किया गया था। अगर हम भारतीय संस्थानों की बात करें तो इसमें टॉप नंबर पे कौन है? हमारा IISc बेंगलुरु है, भारतीय विज्ञान संस्थान, इसको सर्वोच्च रैंक हासिल हुई है। सर्वोच्च रैंक में भी ध्यान से देखना टॉप 300 में कोई नहीं है। ये जो IISc बेंगलुरु है वो 301 से 350 रैंक समूह में रखा गया है।
तो मतलब अगर इसके हिसाब से देखेंगे आप तो टॉप 300 में हमारा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं आता। बावजूद इसके दुनिया की जितनी भी नामी गिरामी कंपनियां हैं सबका सीईओ वगैरह कौन है? इंडियन है। चाहे आप गूगल का उठाइए, सुंदर पिचाई हो गए, एडोब के उठाइए तो भी, अभी ट्विटर का देख लीजिए, सीईओ फिलहाल तो पराग अग्रवाल जी हैं। और इसके बाद क्या होगा, जब जब एलन मस्क ने परचेज कर लिया, बाय कर लिया ट्विटर को, तो उसके बाद वो सीईओ कब तक रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो भले ही हमारे संस्थानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, टॉप 300 में तो हमारा एक भी संस्थान नहीं है। आगे देखेंगे, सेकंड नंबर पे आता है आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ जो है वो 351 से 400 रैंक समूह में शामिल किया गया है। मतलब इसमें क्या किया गया, 50-50 का ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, और उसको एक रैंक में शामिल कर लिया गया। अगर देखेंगे टॉप कौन है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है वो यूके का, वो नंबर 1 पे आता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और थर्ड नंबर पे आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सॉरी, ये भी सेकंड पे ही आता है। तो सेकंड पे दो हैं, हार्वर्ड और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल 500 सूची। ये जो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है। इसमें क्या बताया जाता है कि कंपनियों के बारे में बताया गया कि जो टॉप दुनिया की जो 500 सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं उनके बारे में बताया गया है। देखिए, इसमें बताया गया कि जो एप्पल कंपनी है वो विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है, जिसका मूल्य कितना है, $2.443 ट्रिलियन। कितना? $2.443 ट्रिलियन। और समझ लीजिए कि भारत की जीडीपी जो है वो लगभग $3 ट्रिलियन है, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि एप्पल कंपनी की वैल्यू जो है वो लगभग हमारी जीडीपी के बराबर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एप्पल कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। अगर भारत की बात करें तो टॉप 500 में 12 भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है। कितनी है? 12 कंपनियां हैं। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली आती है कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको कितने नंबर मिला है? 57वें। ठीक है, 57वें नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके बाद आती है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और फिर एचडीएफसी बैंक है। ये सारी सब शामिल हैं। तो टोटल 12 कंपनियां ही इसमें जगह बना पाई हैं टॉप 500 में। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर अमेजन है, और ज़्यादातर तो सब अमेरिका की ही कंपनियां हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि एप्पल एप्पल अमेरिका की कंपनी है, टिम कुक इसके कौन है? सीईओ है। और माइक्रोसॉफ्ट है तो सत्या नडेला जो कि इंडियन है। अमेजन जेफ बेजोस। और अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट के सुंदर पिचाई। और फेसबुक मार्क जुकरबर्ग। ये सारी देखेंगे तो ये सब किसकी कंपनियां हैं, कहाँ की? सब अमेरिका की कंपनियां हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, अमेजन के यहाँ पर जो सीईओ के बारे में बताया गया है वो जेफ बेजोस ने छोड़ दिया है। ठीक है, तो एनडी जेसी हैं, एनडी जेसी, ये अमेजन की अभी फिलहाल सीईओ। क्लियर? नेक्स्ट है भारत द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन किया गया, रेटिफाई कर दिया गया। देखिए, इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते हैं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन जो लेयर होती है उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उसको कम करने के लिए किया गया था। साइन हुआ था 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और लागू हुआ था 1989 में। साइन कब हुआ था? 1987 में, और 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हो गया था। ठीक है, आप जानते हैं कि जो जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। समताप मंडल में ही क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। और अगर इस ओजोन लेयर का जब नुकसान होता है तो यहाँ पर जो मनुष्य और जीव जगत है, प्राणी जगत, जंतु जगत, सबको नुकसान होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, और CFC है, HFC है, ये गैसें क्या करती हैं? ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसी वजह से ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। अब यहाँ पर समझिएगा, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, और अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। और इसमें जो नया या नवीनतम संशोधन है वो है किगाली। किगाली कहाँ पर है? ये रवांडा की राजधानी है। रवांडा एक छोटा सा अफ्रीका में देश है। इसमें क्या बात की गई थी? इसमें कहा गया था किगाली संशोधन में कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी
के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करना है, क्योंकि HFC भी एक ऐसी गैस है जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो HFC को भी अब ख़त्म करने की बात की जा रही है। अब देखिए इसमें क्या बातें की गई है। इसमें कहा गया है कि 2032 के बाद से भारत जो है वो क्या करेगा, 2032 में 10% की कमी करेगा, किसका, HFC। फिर उसके बाद अगला 5 साल इसमें ऐड करिए, 2032 के बाद 2037, उसमें फिर से इस देखिए इधर टाइम 5 साल लेंगे और इधर लेंगे 10%। ठीक है, 2032 से 37 तक 20%, फिर उसके बाद 5 साल लीजिए 42 हो जाएगा 2042, फिर इसमें 30% आ जाएगा। और लेकिन जब 2047 आएगा तो डायरेक्ट हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 85% तक की क्यूमुलेटिव रिडक्शन किया जाएगा। ये किसको रिडक्शन की बात हो रही है, ये है HFC की, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम किया जाएगा 2047 तक फाइनली 85%, पहले 10%, फिर 20%, फिर 30% और 2047 तक 85%। शुरुआत कहाँ से होगी, 2032 से। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक युवा विकास सूचकांक। वैश्विक युवा विकास सूचकांक जो है ये 181 देशों को इसमें शामिल किया गया है। लगभग 6 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है इसी पैरामीटर्स के आधार पे। जैसे कि युवा विकास की बात हो रही है ना, तो एक युवा को विकसित होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले तो उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन हो उसके पास, रोजगार के हो और रोजगार के अवसर भी हो, राजनीतिक उसकी भागीदारी हो, नागरिक भागीदारी हो, समानता हो, शांति और सुरक्षा हो। तो इन पैरामीटर्स के आधार पे युवा विकास सूचकांक जारी किया गया है और इसमें सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और चाड जो है अफ्रीका का एक देश, उसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो 122वें नंबर पर आता है। 122वें नंबर पर मध्यम युवा विकास देशों की श्रेणी में भारत को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है वो है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। ये जो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में। भारत का सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल निवेश बोर्ड, इनके बीच में एक समझौता हुआ था लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए। ठीक है, नेपाल में समझौता हुआ था। अब ये जो परियोजना है 679 मेगावाट की है। ठीक है, और ये नेपाल के शंखुआ सभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। ये जो अरुण, ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है कि अरुण जल विद्युत परियोजना, मान लीजिए कि देश का नाम दे दिया तो आप, या फिर क्योंकि इंडिया जो है वो जल विद्युत परियोजनाओं में स्पेशली भूटान और नेपाल में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो अरुण जल विद्युत परियोजना है वो नेपाल में बनाई जा रही है और वो भारत के सहयोग से बनाई जा रही है। ठीक है, और ऐसा जो अरुण जल विद्युत परियोजना है, यहाँ पर ध्यान रखना जो हमारी SJVN है उसको नेपाल में प्राप्त होने वाली यह दूसरी परियोजना है, मतलब इसका ये निर्माण करेगी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब तक का भारत ने जो भी निवेश किया है ये सबसे बड़ा निवेश होगा और ये जो परियोजना है बनने के बाद नेपाल में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। जो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 है इसको कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और ये इसमें अगर आप देखेंगे टॉप पर कौन आता है, तो टॉप पर जो देश आता है वो है आइसलैंड। कौन है, आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। और अफगानिस्तान की बात करें तो जो अफगानिस्तान है वो लगातार चौथी बार इसे विश्व का सबसे अशांत देश के रूप में घोषित किया गया है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अशांत देश है। आतंकवाद से सबसे प्रभावित भी अफगानिस्तान ही है। भारत की बात करें तो भारत को 163 देशों की सूची में 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो बहुत अच्छी पोजीशन में तो हमारा सूचकांक में रैंक नहीं है। ठीक है, 163 में कितनी है, 135वीं। नेक्स्ट बात करते हैं IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021। ये जून में जारी किया गया था, जून 2021 में। प्रतिस्पर्धात्मकता के जो मानदंड हैं वो लगभग 334 मानदंडों के आधार पे 64 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है।
इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कोई देश आर्थिक प्रदर्शन कैसे करता है, जो गवर्नमेंट इफिशियंसी है कि नहीं है, बिजनेस इफिशियंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पैरामीटर्स के आधार पर इनको तैयार किया गया है इंडेक्स को। अब इसमें देखेंगे भारत की, तो भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, भारत 43rd पोजीशन पे बना हुआ है 2019 से। 43वें नंबर पर आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में हम आते हैं 43वें स्थान पर। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। ये क्वेकरली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अभी एक हमने देखा था टाइम्स का, और ये है क्यूएस का, ठीक है, तो ध्यान रखना। इस रैंकिंग में टॉप पर कौन है, एमआईटी है, और वहाँ पर कौन था, वहाँ पर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर है एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये पहली बार नहीं है, ये लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पे बना हुआ है, तो मतलब पिछले 10 सालों से ये टॉप पर आता है। भारत की बात करें तो भारत में जो हमारा आईआईटी बॉम्बे है वो 177वें स्थान पर रहा है, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान है इस रैंकिंग के हिसाब से। और यहाँ पर आप देखेंगे जो एमआईटी हो गया फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जबकि जो टाइम्स का था वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे था। क्लियर। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें इस पूरी रैंकिंग में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 35 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आईआईटी बॉम्बे हो गया 177वें नंबर पर, फिर आईआईटी दिल्ली, यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी दिल्ली, और फिर है हमारा आईएससी बेंगलुरु 186वें नंबर पर, और जो आईआईटी दिल्ली है वो 185वें नंबर पे आता है, ठीक है। ये टॉप 200 में हमारे 3 जो संस्थान हैं उन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2020 का, ये है 2021 में पब्लिश हुआ था, हालांकि अभी सिप्री की 2022 वाली भी रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है, तो उसको हम जो बाद में कवर कर लेंगे। देखिए सिप्री का फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ट्रेंड्स इन वर्ल्ड्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें क्या बताया जाता है, नाम से ही देख सकते हैं ट्रेंड्स, क्या प्रवृत्तियां हैं किस चीज़ में, वर्ल्ड की जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसमें, मतलब सरकारें मिलिट्री पर कितना खर्च कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं खर्च तो बढ़ ही रहा है। अगर देखेंगे सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देश, तो यहाँ पर पहले नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है सेना पर। फिर उसके बाद आता है चीन। थर्ड नंबर पे कौन आता है, भारत। और अच्छी बात यह है कि अभी वाली जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इंडिया थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। तो अमेरिका, चाइना और भारत। और चौथे नंबर पे आता है रूस, और 5वें नंबर पे आता है यूके। तो ये है टॉप 5 कंट्रीज जो अपनी मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। और ये पांचों देश टोटल खर्च का 62% यही इन्हीं का खर्च आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था है, इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश किया। इसमें बताया कि कुछ ऐसे देश हैं, लगभग 18 देशों में मृत्युदंड की सज़ा क्रियान्वित की गई। क्रियान्वित का मतलब क्या हुआ कि उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। और जो कुछ होती है कि सज़ा दी गई, जैसे मान लीजिए कि कोर्ट ने मृत्युदंड की सज़ा सुना दिया, तो उसे तो सज़ा कहेंगे। बाकी क्रियान्वयन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए निर्भया कांड के जो अपराधी थे उन्हें अभी हाल में सज़ा दी गई, तो ये हो गया मृत्युदंड का क्रियान्वयन। हालांकि ध्यान रखना, दुनिया में 108 देश ऐसे हैं जिन्होंने लीगली सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को ख़त्म कर दिया है। तो 108 देशों में तो अब मृत्युदंड की सज़ा है ही नहीं है। हालांकि ये भी माना जाता है कि लगभग 144 देश ऐसे हैं जिन्होंने व्यवहार में मृत्युदंड को ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो मृत्युदंड दिया गया है वो कहाँ दिया गया है, चाइना में। लेकिन ध्यान रखना चाइना का कोई डेटा है ही नहीं, तो इसमें चाइना के आंकड़ों को शामिल ही नहीं किया गया, तो इसलिए अगर ऑप्शन में आता भी है तब आप चाइना नहीं करेंगे। बावजूद इसके फिर आप क्या करेंगे, इसमें बताएंगे, इसमें आप बताएंगे ईरान को। सबसे ज़्यादा ईरान में मृत्युदंड का क्रियान्वयन किया गया 2020 में। चाइना वाला पॉइंट आपको बस याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है मिस्र, सबसे पहले ईरान, फिर आता है मिस्र, फिर इराक, फिर सऊदी अरब। तो इन जगहों पर, इन देशों में मृत्युदंड का सर्वाधिक क्रियान्वयन किया गया। भारत की बात करें तो भारत में 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी पे लटकाया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, तो जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता को लेकर के इंडेक्स बनाया जाता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब ये समझिएगा, इसमें टॉप पर कौन आता है? तो नॉर्वे लगातार 5वीं बार शीर्ष पर बना हुआ है, नॉर्वे। ठीक है। और प्रेस स्वतंत्रता की दृष्टि से यूरोप एवं अमेरिकी क्षेत्र सर्वाधिक अनुकूल महाद्वीप हैं। तो कई बार आपसे कोई देश ना पूछ करके महाद्वीप या क्षेत्र पूछा जा सकता है, तो यूरोप और अमेरिकी क्षेत्र ये सर्वाधिक अनुकूल हैं। अब इसमें भारत की बात करें तो भारत 142वें नंबर पर आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, चलिए। और हाँ, 2020 में भी भारत 142वें पे था और 2021 में भी भारत 42वें पर ही है, 142वें। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है कि कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में 4 डायमेंशन को ध्यान में रखा जाता है। देखिए, लैंगिक अंतराल, लैंगिक अंतराल का मतलब आप देखते होंगे कि हमारे समाज में बहुत सी चीज़ों पर पुरुषों का एक तरीके से कब्जा है, या ये कह सकते हैं कि उनकी भागीदारी उनमें बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं समाज में हमारे? तो समाज में आर्थिक भागीदारी और अवसर, मतलब कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी कितनी है और उनके पास कितने अवसर हैं, महिलाओं की एजुकेशन, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। लैंगिक अंतराल कह रहा है ना, जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है? लैंगिक अंतराल। तो ये देखा जाता है कि आर्थिक भागीदारी और अवसर में कितना डिफरेंस है दोनों में, महिला और पुरुष में, शिक्षा प्राप्ति में महिला और पुरुष में कितना डिफरेंस है। तो इसके आधार पर इंडेक्स तैयार किया जाता है। और इसमें ध्यान रखना है, देखिए, इस रिपोर्ट में आइसलैंड जो है वो सर्वाधिक लैंगिक समता वाला देश घोषित किया गया है। आइसलैंड में काफ़ी अधिक समता है। और भारत की बात करें, आइसलैंड के बाद फिनलैंड आता है। भारत की बात करें तो भारत में 28 स्थानों की गिरावट देखने को मिली है। देखिए, मेंस का भी आपका टॉपिक बनता है ये चीज़ें। 28 स्थानों की गिरावट देखने को मिली है। और 2021 में हमारी रैंकिंग कितनी चली आई? 140वें नंबर पे आ गई। और 2020 में हम कितने थे? 112वें नंबर पर थे। तो 112 से सीधे हम चले आए 140 नंबर पे। मेंस में आपका क्या बनता है? यही बनता है कि आखिर क्या वजह थी कि हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ये हम 112 से 140 नंबर पे आ गए। तो हम किन मुद्दों पे बात करेंगे? यही वो जो 4 पॉइंट हैं, क्योंकि इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर इंडेक्स तैयार किया गया है ना। तो हम बताएंगे कि उनकी आर्थिक भागीदारी कम हुई है, एजुकेशन में गैप बता देंगे, स्वास्थ्य में क्या दिक्कत आई है, स्वास्थ्य के लेकर के अगर नीति आयोग या हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई डेटा है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। राजनीतिक सशक्तिकरण बताएंगे कि संसद में महिलाएं कितनी हैं, मंत्री कितने मंत्री के रूप में कितनी महिलाएं हैं, क्या उनकी संख्या में कमी आई है। तो जब ये आंकड़ा बनाया गया था, ये इंडेक्स, तो उसमें यही चीज़ें, मेन फैक्टर ये था, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इसमें ध्यान दिया गया था कि जो सेंटर है, केंद्र है, वहाँ पर मंत्रियों की, महिला मंत्रियों की संख्या कम हो गई थी जब ये रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से जो रैंकिंग हमारी थी वो गिर गई थी। और इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक। ये लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, मार्च 2021 में जारी किया गया था। हालांकि इसको आप नहीं याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हर 6 महीने में लगभग ही चेंज हो जाता है। ठीक है। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कोविड-19 से निपटने में सबसे बेहतरीन काम किया है वो कौन से देश हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आता है भूटान फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड। और भारत की बात करेंगे तो भारत आता है 87वें नंबर पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था वो भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।